जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप सभी को पूरी जानकारी मिल पाए और हर एक चीज के बारे में पता चल पाए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर एक इन्फॉर्मेशन रेगुलर आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो आप सभी के पहले एप्लीकेशन डेट से पहले कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्या क्या योग्यताएं चाहिए होती हैं। तो सबसे पहली बात तो भारत का कोई भी नागरिक इसके लिए अप्लाई कर सकता है। महिला पुरुष दोनों इसके लिए एलिजिबल होते हैं, कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। वहीं पे योग्यता की अगर मैं बात करूं तो केवल 12th पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 12th पास कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उससे अगर हायर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो अच्छी बात है, लेकिन न्यूनतम आपके पास 12वीं पास होना चाहिए। किसी भी बोर्ड से कर रखा हो कोई भी दिक्कत नहीं होती। अब इसके साथ ही बात आती है आपकी एज क्राइटेरिया की कि आपकी एज क्या होनी चाहिए। मेल फीमेल दोनों के लिए एज क्राइटेरिया सेम रखा जाता है कि अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। वहीं पे अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल की छूट मिलती है। अगर एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल की छूट दी जाती है। साथ ही में आप सभी को बताते कि हो सकता है कि इस बार लगभग आपको 2 से 3 साल की उम्र में छूट मिल सकती है, यानी जनरल कैंडिडेट जो होंगे वो 18 से 27 या 28 साल तक इस बार अप्लाई कर पाएंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि आप सभी को बता दें लास्ट भर्ती 2016 में आपकी आई थी जिसमें 686 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। तो ऐसी उम्मीद है कि इस बार आपको उम्र में छूट मिल सकती है। ये हो गया आपका एज क्राइटेरिया। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद बात कर लेते हैं आपके नापतोल के बारे में। तो यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में आप सभी को क्लियर कर देते हैं। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और जनरल ओबीसी कैंडिडेट या एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और आपका सीना होना चाहिए 77 से 82 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा जाता है। वहीं पर अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं, एसटी मेल कैंडिडेट हैं, तो आपकी जो लंबाई होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपका जो सीना होना चाहिए वो 76 से 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड एससी कैंडिडेट के लिए जो हाइट रखी गई है 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं, महिला कैंडिडेट हैं, तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। तो ये होता है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्राइटेरिया। अगर ये स्टैंडर्ड क्राइटेरिया अगर आप पूरा करते हैं तो ये सारी एलिजिबिलिटी आपके पास है, तो आप इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि इसमें टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है, लेकिन टाइपिंग टेस्ट के लिए किसी भी सर्टिफिकेट या किसी भी प्रमाण पत्र की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ती। केवल आपको टाइपिंग टेस्ट पास करना होता है और उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले आपका पीएसटी करवाया जाता है। इसमें फिजिकल आपका कंडक्ट नहीं होता, कोई भी रनिंग या कोई भी इवेंट नहीं होता, केवल नापतोल आपकी करवाई जाती है। नापतोल मैं आप सभी को बता चुका हूं कि हाइट और चेस्ट क्या होनी चाहिए, तो वो आप सभी का क्लियर हो गया। जो दूसरा स्टेज होता है, दूसरी स्टेज होती है आपका रिटन एग्जामिनेशन। तो रिटन एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आप सभी को एक वीडियो बना के आप सभी को बता दूंगा कि इसमें रिटन एग्जामिनेशन में आपका सिलेबस जो होता है वो क्या होता है। जब आप रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद होता है आपका टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट में जो होता है, अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट आपको लिखना होता है। 10 मिनट का समय दिया जाता है जिसमें 350 शब्द आपको लिखने होते हैं। अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो हिंदी में आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, यानी फाइनली आपके जो 300 वर्ड आपको 10 मिनट में लिखने होते हैं। ये होता है आपका टाइपिंग टेस्ट। और जो भी कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट यानी स्किल टेस्ट भी कह सकते हैं, टाइपिंग टेस्ट कह सकते हैं, इसे क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद जाते हैं मेडिकल के लिए। और मेडिकल क्वालिफाई होने के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगा के आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये होता है पूरा इसका सिलेक्शन प्रोसेस। मैंने आप सभी को बता दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सभी को बता दिया, तो सारी चीजें एकदम से क्लियर हो गई होंगी कि कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है और कौन इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता। अब देखिए इसकी बात कर लेते हैं कि इसके नोटिफिकेशन के बारे में। तो मैंने एक दिन पहले ही आप सभी के लिए एक वीडियो बनाई थी सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को यह लग रहा था कि जो मैंने आपको जानकारी दी है वो गलत है। तो देखिए मैं आप सभी को बता देता हूं कि वो जानकारी खुद मेरी तरफ से नहीं थी, मैं एक माध्यम हूं कि आपको वो जानकारी दे रहा हूं। जो जानकारी होती है वही जानकारी मैं आप सभी को प्रोवाइड कराता हूं, बाकी की जो जानकारी आती है वो आप सभी को प्रोवाइड करा दी जाती है। तो आप सभी को बताते कि वो जानकारी निकल के आ रही थी होनेबल दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से, जो मैंने आप सभी को प्रोवाइड कराई थी, जिसमें कुछ याची थे जिन्होंने एक याचिका डाली थी, एक रिट पिटीशन फाइल की थी दिल्ली हाईकोर्ट में जाके। क्योंकि आप सभी को पता है कि लास्ट भर्ती 2016 में आई थी, 2016 के बाद से कोई भी भर्ती कंडक्ट नहीं करवाई गई है, लेकिन 2020 में भी इसकी जानकारी दी गई थी कि कुछ पद हैं जिन पर भर्ती करवाई जानी है, लगभग 875 पद जिसमें बताए गए थे।
उसके लिए ना तो कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ, ना ही उसके लिए कोई जानकारी दी गई, अग्रिम सूचना आपको कोई भी नहीं दी गई। तो इसके बाद ही कुछ लड़के गए, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में जाके एक रिट फाइल कर दी, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने सीआरपीएफ को कुछ निर्देश दिए, कुछ आदेश दिए। उनकी बात करें तो देखिए, आप सभी को पता है भारतीय संविधान के आर्टिकल 226 के अंतर्गत अगर आपके मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है, हनन होता है, तो आप डायरेक्टली जाके हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अंडर वहां पे रिट फाइल कर सकते हो और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंदर जा सकते हो। तो ये चीजें होती हैं। इसी के बिहाफ पे उन्होंने रिट फाइल की। उसमें 2 डिमांड उन्होंने रखी। पहली जो डिमांड थी वो थी कि ये जो भर्ती है वो टाइम टू टाइम होनी चाहिए, बिना किसी देरी के अब ये भर्ती आपकी आ जानी चाहिए। और जो दूसरी डिमांड ये है कि इतने समय से कोई भी भर्ती नहीं करवाई गई है, तो जितने कैंडिडेट ओवरेज हो रहे होंगे पहली भर्ती जो निकालने के आधार पे और उसी के हिसाब से उन सभी को उम्र में छूट दी जाए। तो इस पर जो दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश और निर्देश थे वो ये थे कि सीआरपीएफ को निर्देश दिया जाता है कि जो भर्ती है बिना किसी देरी की इस भर्ती को निकाला जाए और 6 महीने के अंदर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि फिलहाल ये भर्ती किसी भी विवाद में नहीं फंसी हुई है। देखिए, ऐसा होता है कि अगर कोई भर्ती किसी विवाद में फंसी हुई है, अगर उस पर कोई केस चल रहा है, तो ये हो जाता है कि वो भर्ती अभी नहीं निकाली जा सकती, कोई मैटर अटका हुआ जिसकी वजह से वो भर्ती नहीं निकाली जा रही। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ये स्पष्ट किया गया कि उस भर्ती पर कोई भी विवाद नहीं है, कोई भी मैटर फंसा हुआ नहीं है, तो उस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाना चाहिए। और जितने बार कैंडिडेट जो भी ओवरेज हुए हैं भर्ती ना निकालने की वजह से, उन्हें उम्र में छूट दी जानी चाहिए। और इसके आदेश निर्देश देने की जो समय सीमा है, यानी इस पे जो कार्रवाई होने की समय सीमा रखी गई है वो 6 सप्ताह रखी गई है, यानी 6 वीक के अंदर ही ये जो पूरा प्रोसेस है कंप्लीट होना है। आदेश की बात करें तो आदेश 8 मार्च 2022 को जारी हुआ। अब 8 मार्च से आप लगा सकते हैं, तो पूरी उम्मीद यही है कि लगभग अगर हम बात करें कि आपका मार्च और अप्रैल, लगभग मई में आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो सकता है। हालांकि इससे पहले भी निकाला जा सकता है, वो तो एक मैक्सिमम लिमिट 6 सप्ताह का अधिकतम समय दिया गया है। तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि 6 सप्ताह के अंदर ही जो आपका प्रोसेस होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि भर्ती में बहुत ज्यादा ऑलरेडी देरी हो चुकी है और इसकी आगे की जो अपडेट होगी वो मैं आप सभी को बता दूंगा। देखिए, मैं भी एस्पिरेंट हूं, अच्छे से समझता हूं इन सारी चीजों को, मैंने भी कभी ना कभी फेस किया, तो मुझे अच्छे से पता है कि क्या दिक्कतें होती हैं। तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन कभी आपको प्रोवाइड नहीं कराई जाती जिससे कि आपका अहित हो। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आप सभी को एकदम से क्लियर होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी ऑलमोस्ट पता चल गया होगा। अगर आपको फिर भी अगर कोई डाउट है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को एक लिंक दे दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप इसकी पूरी इंफॉर्मेशन को रीड आउट कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। प्यारे साथियों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे एक अच्छी सी इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। आहित हो। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आप सभी को एकदम से क्लियर होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी ऑलमोस्ट पता चल गया होगा। अगर आपको फिर भी अगर कोई डाउट है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को एक लिंक दे दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप इसकी पूरी इंफॉर्मेशन को रीड आउट कर सकते हैं और पूरी जानकारी